जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी को श्री राम। दोस्तों, भारत को आज़ादी हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र के नाम पे दो देश बना के हुई थी। भारत को कहा गया था ये हिंदुओं का देश होगा और पाकिस्तान को कहा गया था एक मुस्लिम देश होगा। लेकिन भारत में जो कांग्रेस शासन रहा उसने एक डबल नीति खरी। पाकिस्तान को तो मुस्लिम राष्ट्र बना ही दिया और भारत को सेकुलर राष्ट्र बना दिया। क्यों सेकुलर राष्ट्र बनाने का एक सबसे बड़ा कारण था क्योंकि उस समय मेजोरिटी हिंदुओं की थी, तो एक झटके में भारत को मुस्लिम राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता था। तो कांग्रेस ने सोचा कि इसको सेकुलर बनाओ और धीरे धीरे यहाँ पे इस्लामीकरण करो, और उन्होंने इस्लामीकरण करने के लिए कई हथकंडे अपनाए। सबसे पहला हथकंडा अपनाया उन्होंने, भारत में मुसलमानों को धार्मिक शिक्षा, मदरसा शिक्षा सरकारी धन से उपलब्ध करा रही। उससे क्या हुआ, हिंदू लोग टैक्स भर रहे हैं और ये जिहादी किताबें और मदरसों में पढ़ाई जा रही है और इस्लाम का प्रसार हुआ। दूसरा, जब आज़ादी के नाम पे मुसलमानों को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के साथ साथ इनके जिहाद को चलाने के फंड के लिए उन्होंने, कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड की स्थापना की। अब ये वक्फ बोर्ड को इतने असीमित पावर दे दिए हैं, ये आपकी मेरी किसी की भी ज़मीन ले सकते हैं। दोस्तों, आज हम सब शिक्षित हो चुके हैं, समझ चुके हैं कांग्रेस के दुष्चक्र को। ये विदेशी सहायता और इस्लामी देशों की सहायता और ईसाई देशों की सहायता से भारत को अब प्रेशर डाल के और मुस्लिम राष्ट्र और ईसाई राष्ट्र बनाना चाहते हैं। राहुल गांधी कोई नाम के गांधी ही राहुल गांधी है, ये पूरी तरह चर्च द्वारा संचालित व्यक्ति है और इस्लामिक फंडिंग द्वारा चर्च परिवार है। आपका मेरा हर हिंदू का कर्तव्य है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को इस देश से पूरी तरह समाप्त करना है। उसके लिए हमें और आपको, हर हिंदू को खड़े होके हर चुनाव में, हर जगह, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे वो सोशल मीडिया का कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो जब आप और आप लोग उपलब्ध रहते हैं, इनकी रैली हो, हर जगह कांग्रेस का, उसके सपोर्टों का और उनके नेताओं का और उनके चमचों का विरोध करना है। अगर आप और हम नहीं जागे तो हमारे देश की हालत वही होगी जो 1947 में जिन्ना के द्वारा हुई थी। जो जिन्ना ने बोला था कि लड़के पाकिस्तान लेंगे, तो ये भारत का फिर से एक जिहादीकरण कांग्रेस करा रही है। इसको रोकने के लिए आप और हम कदम उठाएं। जय श्री राम। दोस्तों, मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और लाइक करें और दूसरी जगह शेयर करें। जय श्री राम। Waqf is the third largest landowner in India after defense and the railways. 77% of Delhi is on Waqf land, including the Delhi High Court. Central Vista, that has recently been renovated and on whose hallowed turf new government buildings will shimmer and glisten, is on Waqf land. CGO complex, Jawaharlal Nehru Stadium are on Waqf land. Over time, many of these Waqf properties were taken over by the government, but then inexplicably, or perhaps not, one of the last decisions of the outgoing UPA government in 2014 was to gift 123 prime central Delhi properties to Waqf and withdraw its claim on them. These prime real estates properties are from the time of our independence and were endowed to the government by the departing British. Their status remained unchanged for 70 years until March 5, 2014, when the departing Congress decided to endow them to the Waqf. सोचिए ना, छोड़िए ना, कौन क्या कह रहा है। आप अपने दिल पर हाथ रखकर अपने आप से पूछिए, होना चाहिए सनातन बोर्ड, नहीं होना चाहिए? मतलब ये सच्चा सेकुलरिज्म तो एक धर्म के लिए तो वक्फ बोर्ड है, दूसरे धर्मों ने कौन सा पाप किया भाई? मतलब मुस्लिम मुल्कों में भी नहीं होगा ऐसा वक्फ बोर्ड। ऐसा वक्फ बोर्ड जिसको इतने असीमित अधिकार मिले हुए, मुस्लिम देशों में भी नहीं होगा ऐसा वक्फ बोर्ड। हमारे यहां तो है। मतलब आज हम आपको ना वक्फ बोर्ड वर्सेस सनातन बोर्ड पर अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं और यह भी बताएंगे कि कैसे कांग्रेस की सरकारों ने तुष्टीकरण के लिए वक्फ बोर्ड को सिर्फ शक्तिशाली नहीं बनाया, बल्कि इतना महाशक्तिशाली बना दिया कि वक्फ बोर्ड कुछ लोगों को मजहबी बोर्ड से ज्यादा, कुछ लोग कहते हैं कि भूमाफिया लगने लगा। सारी जमीन 8 लाख एकड़। लेकिन पहले आपको एक ताजा मामले के बारे में बताते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि वक्फ बोर्ड को भंग करने की या फिर से इसके मुकाबले सनातन बोर्ड बनाने की मांग हो क्यों रही है। एग्जाम्पल देते हैं ना आपको, समझिएगा। ताजा मामला दरअसल तमिलनाडु के रानीपेट जिले के वेपुर गांव का है। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, जिसकी 57 एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया। अब सुनिए, इसमें से 3 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड ने अपने कब्जे में ले भी ली है।
ये जमीनें यहां रहने वाले लोगों ने 1980 के दशक में ली थी। उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, कागज हैं, 1952 से इस जमीन के सारे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। लेकिन वक्त ने कह दिया बात खत्म, चैप्टर क्लोज, असीमित अधिकार, सारे पेपर्स हैं, वहां कागज नहीं दिखाएंगे, सारी जमीन हथियाएंगे। यहां इनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन एक दिन अचानक वक्फ बोर्ड ने इन जमीनों पर अपना दावा ठोक दिया। जिस व्यक्ति की ये जमीन है वो स्थानीय प्रशासन को कई चिट्ठियां लिख चुका है, वो अपने पैर रगड़ रहा है, वो चप्पलें घिस रहा है, शिकायतें दर्ज करा रहा है कि भाई मेरी है, भाई मेरे पास कागज हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड है भाई, वही कोई सुनवाई नहीं। इसी तरह एक व्यक्ति की एक और एग्जांपल देता हूं। 3.5 एकड़ जमीन तो तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने अपने कब्जे में ले भी ली है। इस जमीन पर करीब 30 परिवार रहते थे, 30 परिवार। ज्यादातर जमीन कृषि की जमीन है, लेकिन अब इन 30 परिवारों को जमीन पर अपना अधिकार साबित करने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। The media that my document was fake. We were heartbroken. When we came to know that our land has been transferred, we went to the collector's office for an explanation. There was no intimation from the collector's office before transferring our property. 2 days later, teams came to our land to demolish the sheds and water pump set. Police entered our agricultural land. I fainted after seeing them. I told them not to take away my land. They also bought a JCB. I threatened them with life and my daughters came to my rescue. They said they have no one except me. I have 5 daughters and we'll all rely on the agricultural land for a living. तो मजे की बात की आपको पता भी नहीं लगेगा आपके हाथ से आपकी प्रॉपर्टी चली गई, बताते भी नहीं है। ये तो बाद में पता लगता है कि हमारी तो जमीन ही चली गई, हमारे पास तो डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन तमिलनाडु वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन है अब्दुल रहमान का दावा है कि यह जमीन वक्फ की है और अगर गांव वाले चाहें तो इसे कानूनी चुनौती दे सकते हैं। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि उन्होंने इस मामले की रिपोर्ट लैंड कमिश्नर के पास भेज दी और आगे की कार्रवाई के लिए उनके जवाब का इंतजार किया जा रहा है। अब जिस तरह आप चप्पलें, अब हो गया, वक्फ बोर्ड ने कह दिया बात खत्म। देखिए, तमिलनाडु में वक्फ बोर्ड द्वारा आम लोगों की जमीनों पर दावे का यह पहला मामला नहीं है, ये बहुत समय से हो रहा है, इसलिए लोग इसको भूमाफिया तक कहने लगे हैं। मतलब जमीन निगलने वाला बोर्ड, ये तक लोग कहते हैं जमीन निगलने वाला बोर्ड है। पिछले साल भूख नहीं मिट रही है, फिर भी पिछले साल सितंबर में तिरुचेंदराई में एक आध एकड़ जमीन पर नहीं बल्कि 6 गांवों पर अपना दावा ठोक दिया। 6 गांवों पर। त्रिची में भी हजारों एकड़ जमीन पर वक्फ अपना दावा कर चुका है और तिरुचेंदराई में 6 गांवों पर वक्फ के दावे के बाद लोगों के जमीन बेचने खरीदने पर रोक लगा दी गई है। उनकी जमीन वो नहीं बेच सकते। अब मीडिया में खबर आने के बाद यह फैसला वापस लेना पड़ा। आपको जानकर हैरानगी होगी कि सेना और रेलवे के बाद भारत में, सुनिए फिर से फैक्ट, हैरान होंगे आप, सेना और रेलवे के बाद पूरे इंडिया में, पूरे भारत में वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा जमीनें और संपत्तियां हैं। जी हां, अब होता क्या है वक्फ, ये जो